हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं बीए इकोनॉमिक्स की क्लास। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है। अभी तक हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी। एडम स्मिथ की परिभाषा, उसके बाद प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा, फिर प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा। अब हम चौथी परिभाषा में आते हैं कि ये परिभाषा किसने दी है और इसके अंदर क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो हमारी चौथी परिभाषा है वांटलेसनेस डेफिनेशन, आवश्यकता विहीन परिभाषा। इसको हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इसे प्रस्तुत किया है। इस परिभाषा को हमारे भारत के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने प्रस्तुत की है और जिन्होंने बताया है कि भारतीय दर्शन व आत्मिक ग्रंथों में शांति की खोज का अध्ययन करके अर्थशास्त्र को एक नवीन दिशा प्रदान की है। इन्होंने भारतीय दर्शन व आध्यात्मिक ग्रंथों में शांति की खोज का अध्ययन करके अर्थशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण की आवश्यकता विहीनता में पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। क्या है इनकी परिभाषा? कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण की आवश्यकता विहीनता में पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र विषय को एक विज्ञान बताया है और मनुष्य को धीरे धीरे अपनी आवश्यकताएं कम करते रहना चाहिए। अतः आवश्यकता विहीनता के बिंदु पर पहुंचने पर मानव को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसमें मानव को शांति व मानसिक संतुलन का लाभ होगा या लाभ उसे प्राप्त होएगा। उन्होंने बताया है कि हमें आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करता रहना चाहिए और जब आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, उसे उससे लाभ प्राप्त होता है। अब जे.के. मेहता की परिभाषाएं की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि आवश्यकता विहीनता में अधिकतम सुख। प्रोफेसर कहते हैं कि आवश्यकता विहीनता में अधिकतम सुख है। इनकी परिभाषा में ही जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि आवश्यकता विहीनता में पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का। अतः वास्तविक सुख इच्छा वृद्धि से नहीं उन्होंने बताया है, बल्कि वास्तविक सुख इच्छा में कमी करके प्राप्त होता है। उनकी परिभाषा में ये उन्होंने बताया है कि हमें अपने आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें कम करना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख। इस परिभाषा की दूसरी विशेषता यह है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, इसलिए सुख और संतुष्टि में अंतर करना चाहिए। ये हमारा सुख क्या है और हमारी संतुष्टि क्या है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति जब पूरी हो जाती है तो संतुष्टि अवश्य प्राप्त होती है। भाई किसी भी आवश्यकता की ज़रूरत की भौतिक सुख की जब आवश्यकता पूरी हो जाती है, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और वास्तविक सुख की जो अनुभूति है वो हमारे लिए आवश्यक होनी चाहिए। हमारी तीसरी विशेषता है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या कि मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं? मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, परंतु सभी इच्छाओं की पूर्ति का एक साथ पूरा करना
ये संभव नहीं होता है। इसी कारण मनुष्य की सम्मुख चुनाव की समस्या होती है। इसलिए मनुष्य को आवश्यकताओं को कम करने से इस चुनाव की समस्या से बचना चाहिए। फिर हमारी चौथी विशेषता है मानसिक संतुलन। प्रोफेसर मेहता के मानसिक संतुलन को अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि आवश्यकता व उनकी तीव्रता से तंग आकर उपभोक्ता परेशान हो जाता है। इससे मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो दिन प्रतिदिन जन्म लेती हैं, इससे क्या है, हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमारा जो मानसिक है वो असंतुलित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को संतुलन स्थापित करने के लिए मस्तिष्क को हमारे बाहरी प्रभावों से अलग रखना चाहिए। प्रोफेसर मेहता ये भी कहते हैं इस संबंध में कि सुख का संबंध मानसिक संतुलन से होता है। अब ये थी प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की विशेषता है। अब हम इनकी आलोचनाएं पे नज़र डालेंगे कि इनकी परिभाषा की क्या आलोचनाएं हैं। नंबर पहली आलोचना है कि आवश्यकता विहीनता की कल्पना निराधार। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की आलोचना बहुत से अर्थशास्त्रियों ने की है। तो आलोचक कहते हैं कि जो आवश्यकता विहीनता मानव की जो उन्होंने कल्पना की है वो निराधार है, वो एकदम बेसलेस है। क्यों मनुष्य को वास्तविक सुख जो है उनकी आवश्यकताएं कम करने से नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर त्याग नहीं कर सकता है, उस पर सेक्रीफाइस वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यकता कम करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कि हम अगर अपनी आवश्यकताएं कम कर लेंगे तो सुख हमें कहाँ से प्राप्त होएगा। जब आवश्यकता की हमारी पूर्ति होती है तब सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए इनकी आवश्यकता विहीनता की परिभाषा को आलोचना की गई है। दूसरा है अर्थशास्त्र धर्म व दर्शन नहीं। आलोचक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र विशुद्ध आर्थिक विषय है, इसे दर्शन और धर्म से संबंधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र व धर्मशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और अलग है, भिन्न है। इसमें अर्थशास्त्र में हम दर्शन शास्त्र और धर्म की बातें थोड़ी ना पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। इसमें तो हम आर्थिक समस्याएं जो हमारे देश की हमारी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। हमारा तीसरा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित। प्रोफेसर मेहता की जो परिभाषा है, इच्छा रहित अवस्था के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित करने का संकेत प्रोफेसर मेहता ने दिया है। इससे हमारा जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यकताओं के साधन पर निर्भर करता है कि आवश्यकताओं के साधन हम कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, कैसे हम उत्पादन करेंगे, उनका कैसे कंजम्पशन करेंगे, कैसे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर हम उसका आवश्यकता विहीनता में हम अपनी करेंगे तो उसका क्षेत्र अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। और चौथा है आदर्श विज्ञान नहीं। आदर्श विज्ञान ने प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बताया, जबकि मार्शल व रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान व मानव व्यवहार का अध्ययन बताया है। अतः अर्थशास्त्र में क्या है का अध्ययन करने के कारण आदर्श विज्ञान कहना उपयुक्त नहीं है। तो ये प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की आलोचनाएं थी। इसके बाद हमारी आती है विकास की परिभाषा, जो कि हमारे वर्तमान युग विकास से केंद्रित है, इसलिए विकास की परिभाषा प्रस्तुत की गई और ये परिभाषा प्रोफेसर सैमुएल्सन ने प्रस्तुत की थी। और प्रोफेसर सैमुएल्सन के साथ साथ
KG सेठ, प्रोफेसर हेनरी स्मिथ व बेनहम आदि अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया था। तो इस परिभाषा में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि व्यक्ति समाज के अनेक प्रयोगों में आने वाले उत्पादन के सीमित साधनों, एक समय में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने व समाज में व्यक्तियों व समूहों में उपभोग के लिए वर्तमान व भविष्य के मध्य वितरित करने हेतु किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा मुद्रा का प्रयोग या मुद्रा वगैरह किया जाए। प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा आर्थिक विकास के तत्व को सम्मिलित करती है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन व वितरण क्रियाओं को अध्ययन को प्रमुखता दी गई है। इस परिभाषा में निर्णय करने व सीमित साधनों के वितरण से साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की व्याख्या भी संभव है। तो यह परिभाषा अर्थशास्त्र के प्रायोगिक अध्ययन को प्रखर बनाती है। ये हमारी विकास की परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी। अभी इस परिभाषा की कोई विशेषताएं या कोई इसके आलोचनाएं नहीं हुई हैं। तो ये हमारा चैप्टर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने पढ़ा कि परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, फिर प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा, फिर हमारी JK मेहता के द्वारा और फिर सैमुअल्सन के द्वारा। तो इस प्रकार परिभाषाओं को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था धन से संबंधित परिभाषा, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा, चौथा आवश्यकता विहीन परिभाषा और 5वीं विकास से संबंधित परिभाषा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू।